हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? हम आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जनरल स्टडीज़ के, जो आपको जेकेपीएसआई एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस को चेक करने के लिए, अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए हमारी आपको एडवाइस है कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट कनिष्का? Kanishka was a Buddhist. Kanishka was deeply influenced by Ashwagosha. Kanishka built a stupa at Purshapuram. Kanishka convened the third Buddhist council at Kashmir. तो हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट कनिष्का के बारे में ट्रू नहीं है। तो कनिष्का ने कन्वीन की थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कश्मीर। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, क्योंकि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो पटना में हुई थी, और जिसको किसने कन्वीन किया था? अशोका ने कन्वीन किया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ थर्ड की जगह आना था फोर्थ, तो यहाँ फोर्थ आना था। तो फिर ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का ने कन्वीन की थी कश्मीर में। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ चांदवार वाज फॉट इन 1193, 1194 या 1193 के बीच में बिटवीन द फोर्सेस ऑफ। देखिए, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान की जो फर्स्ट बैटल, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की जो तराई में फर्स्ट बैटल हुई वो 1191 में हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गया। लेकिन उसने क्या किया, फिर एक साल के अंदर ही अपनी फोर्सेस को एकजुट करके दोबारा से हमला कर दिया इंडिया पे। और जब वो 19 नहीं है, ये है 1191। 1192 में जब वो दोबारा से हमला करता है तो फिर पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है, ठीक है। तो जब थर्ड बैटल जो उसकी हुई 1193 में, वो हुई जयाचंद ऑफ कनौज एंड मोहम्मद गौरी। ये यूपी वाला एरिया है, ये कनौज का जो एरिया है यूपी वाला एरिया है। तो इस बैटल में जब उसने जयचंद ऑफ कनौज को हरा दिया था, तो फिर उसको यूपी वाला और एंड यूपी का जो बिहार के साथ बाउंड्री है वहाँ तक का एरिया उसने अनेक्स कर लिया था, जयचंद ऑफ कनौज और मोहम्मद गौरी की जब बैटल हुई थी। तो ये जो दो बैटल थी ये ओरिजिन थी मुग़ल एम्पायर का। इन्हीं दो बैटल जो है इनको बोल सकते हैं कि ये दो बैटल ने मुग़ल एम्पायर जो है वो स्थापित किया था इंडिया में, ठीक है। तो ये दोनों बैटल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बैटल ऑफ चंदावार है, ये चंदावार की बैटल जो है वो जयचंद ऑफ कनौज एंड मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी 1193 को। और ये जो बैटल, अगर आप पृथ्वीराज चौहान, तो वो बैटल तराई में हुई थी, TRAI, ठीक है, वो बैटल तराई में हुई थी। तो यहाँ से इसका ऑप्शन आएगा जयचंद ऑफ कनौज एंड मोहम्मद गौरी। आइडेंटिफाई द ascending ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द शोला एम्पायर। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये यूपीएससी के केएस के एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और आपको जेकेपीएसआई में भी एग्जाम में इसके रिलेटेड, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। आइडेंटिफाई द ascending ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द शोला एम्पायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शोला एम्पायर में देखिए, मंडलम का मतलब होता था, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो मंडलम का मतलब होता था प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस होता था। इसका मतलब बालानाडु जो है वो कमिश्नरी होती थी, यानी प्रोविंस से छोटा कमिश्नरी, ठीक है। नाडु का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता था, और कुरम जो है वो डिस्ट्रिक्ट के भी ग्रुप ऑफ विलेजेस होता था। इसका मतलब होता था ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो अगर इसका हमें देखना है अस्केंडिंग ऑर्डर, यानी मंडलम सबसे बड़ा, फिर छोटा छोटा, तो ये डिस्केंडिंग ऑर्डर हुआ। तो फिर कुरम, नाडु, बालानाडु, मंडलम, तो इसका बी पार्ट जो है वो अस्केंडिंग ऑर्डर है। सबसे छोटी कुरम जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है, नाडु डिस्ट्रिक्ट होती है, बालानाडु 2-3 डिस्ट्रिक्ट का एक कमीशन होता है, और मंडलम जो है वो एक प्रोविंस होती है, जिसमें जैसे जम्मू कश्मीर की 2 प्रोविंसेस है, जम्मू प्रोविजन
और कश्मीर प्रोविंस, ठीक है, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस। तो प्रोविंस में बड़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में भी पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रूलर हु कंपोज पोइट्री अंडर द पेन नेम ऑफ गुलरुखी। देखिए, ये जो मुगल एम्पायर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एम्परर हुआ, जो मतलब जो पोइट था, ठीक है, उसको पर्सियन की बहुत नॉलेज थी और अच्छा पोइट भी हुआ, उसने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी, तो वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है एक वेल नोन पर्सियन पोइट भी रहा। इसको पर्सियन की अच्छी खासी नॉलेज थी और ये पोइट्री भी लिखते थे, ठीक है। तो सिकंदर लोदी ही होगा इसका ऑप्शन भी। वो गुलरुखी पेन नेम था गुलरुखी, उसके थ्रू जो है वो पोइट्री कंपोज करते थे, उनके पेन नेम का नाम था गुलरुखी। तो सिकंदर लोदी जो है ये फेमस पोइट और वेल नोन पर्सियन को ये जानते थे, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप मुगल हिस्ट्री पढ़ते हो, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो, तो आइबन बैटूट का जो है बार बार जिक्र वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये ट्रैवलर थे कहाँ से, मोरक्को से। तो अब अगर थर्ड पार्ट अगर आप देखते हो फर्स्ट के साथ, तो थर्ड पार्ट फर्स्ट के साथ ए ही ऑप्शन बनता है, तो ए ही इसका आंसर है। इस तरह से आप जो है रिडक्शन मेथड यूज़ करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किन्हीं चार में से कोई एक ऑप्शन भी आ रहा हो तो 70% चांस होते हैं कि आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट आर करेक्ट। तो सूरत कांग्रेस का जो सेशन हुआ वो 1908 को हुआ। रूल एक्ट जो है वो इसके बाद में आया, फिर उसके बाद डांडी मार्च आया, फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो इसका ए पार्ट ही राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब हो रही है, ठीक है। सूरत कांग्रेस का सेशन पहले हुआ, फिर रूल एक्ट आया, फिर डांडी मार्च हुई, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। काफ़ी दूर दूर स्पेस है इनके बीच में, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। डैश वाज यूज टू मेक बीड्स, बेंगल्स एंड टिनी वेसल्स इन द। देखिए, हड़प्पन कल्चर का क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में आता ही आता है। केएस का एग्जाम में भी हड़प्पन कल्चर से क्वेश्चन आया था। वहाँ पे आपको पूछा गया था कि जो सील थी हड़प्पन कल्चर की वो किसकी बनी हुई होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कोई भी। तो यहाँ पे जो फायांस है, फायांस एक्चुअली एक ग्लास होता था, ये ग्लास का मटेरियल, इससे ग्लास बनाते हैं, ठीक है। फायांस जो होता है इससे ग्लास मटेरियल बनता है। तो बेंगल्स भी आपको पता ही है, लगभग ऑलमोस्टली ग्लास की तरह का ही मटेरियल उसमें यूज़ हुआ होता है। तो फायांस यूज़ किया जाता था। अब लोकल बैंड्स के नाम हैं और कंट्रीज़ के नाम है कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। तो हमें क्वेश्चन बताना है कि विच ऑफ द पेयर इज़ आर करेक्टली, विच ऑफ द गिवन पेयर अबव इज़ आर करेक्ट, यानी कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच जो है वो फर्स्ट एंड फोर जो है वो करेक्टली मैच है। ये मैंने देखो, आप सामने दिख रहा है कि हरमतनन जो है वो गायना और वेस्ट अफ्रीका से, तो एक आपको सामने दिख रहा है कि ये तो इसका है। तो फिर सहारा का जो ये जो सारिको है ना, ये आपको सहारा मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न साइड से लेके ईस्टर्न साइड के बीच में आपको इसका रिलेशन मिल सकता है। तो इसको आपने इसके साथ होगा ये, तो फिर इसका डी पार्ट फर्स्ट एंड फोर जो है वो इसका डी पार्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिसेंटली पब्लिश बुक्स एंड देयर ऑथर्स। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बुक्स सारी थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, हो सकता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक आध आ जाए। बाय मैनी ए हैप्पी एंशियंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, ये मोहम्मद हमीद अंसारी ने ही लिखी थी, ये वाला ट्रू है। अब मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद हमीद अंसारी थे कौन। तो मोहम्मद हमीद अंसारी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम 2 टर्म्स, 2007 से लेके 2027 तक ये 2 टर्म्स के लिए राज्यसभा के चेयरमैन रहे और वाइस प्रेसिडेंट भी इंडिया के रहे, ठीक है। वाइस, आपको पता ही है राज्यसभा का चेयरमैन ही वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये लगभग डबल 2 टर्म्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, ठीक है। तो पहला मोहम्मद हमीद अंसारी आपको पता चल गया। दूसरा जो है
द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद द इंडिया, ये वाला जो इसके साथ अरेंजमेंट है इसका किसने लिखी है, ये गलत है, क्योंकि ये जो लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया ये लिखी है विजय गोखले ने, ठीक है, ये विजय गोखले ने लिखी है, तो इसका आंसर यहाँ पे गलत है। ये लिखी है विजय गोखले ने, विजय गोखले, ठीक है। तो ये विजय गोखले कौन है, ये इंडियन फॉरेन आईएफएस थे, 40 ईयर्स तक आईएफएस रहे, फिर ये इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो 2020 में रिटायर हुए। तो इन्होंने एक एज ए डिप्लोमेट काम किया है, तभी इन्होंने हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया बुक लिखी। नेक्स्ट जो है विकास इंडिया कम्स फर्स्ट, राम माधव, ये विकास इंडिया कम्स फर्स्ट रिफ्लेक्शंस ऑन नेशनलिज्म आइडेंटिटी एंड कल्चर, ये राम माधव ने ही लिखी है, ये एक बीजेपी लीडर है, ठीक है, तो ये इन्होंने ही लिखी है, ये भी ट्रू है। फिर नेक्स्ट है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन, ये लिखी है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन अशोक लावासा ने, ये भी ट्रू है। ये कौन है, ये आईएएस है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ठीक है, तो इन्होंने ये बुक लिखी है। इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, ये कांति वाजपेयी ने लिखी है, ये भी ट्रू है। और ये कांति वाजपेयी कौन है, ये हेडमास्टर हैं दून स्कूल के, देहरादून के, और इंडो साइनो रिलेशन के एक माने खाने एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो इन्होंने ये बुक लिखी हैं। तो ये बुक्स जो हैं 2020 और 2021 के बीच में ये बुक्स पब्लिश हुई हैं, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आपको क्वेश्चन इसके रिलेटेड कोई बन सकता है, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन सेकंड गलत है, बाकी सारे ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। In 2020, widely covered in the international media, which one of the following female activist has been nicknamed Mulan? Is referred to the legendary Chinese heroine who fought to save her family and country due to her pivotal role in the pro-democracy protest in Hong Kong. तो ये फर्स्ट पार्ट ही इसका आंसर है, एंगीस चौ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपर कंप्यूटर लॉन्च्ड बाय ईरान इज नेम्ड आफ्टर ए मिथिकल बर्ड, इसका नाम है सिमोरगर, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप विच हेल्प्स टू स्टडी द रफ सीज इज नेम्ड मे फ्लावर 400, ये भी करंट अफेयर्स में रहा है। Israel and Palestine were asked to achieve a two-state solution by the United Nations on 29 November 1947 and this day is remembered as, इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ 13, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी, ए पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज लाई ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं, तो इसका इंडोनेशिया एंड मालदीव इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एंड द कम्युलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्चुअल में ये इनकम इनक्वालिटी, लॉरेंस कर्व जो है ये इनकम इनक्वालिटी, किसी देश में इनकम की इनक्वालिटी जो है उसको मेजर करती है, तो यानी ये रिलेशनशिप बताती है कम्युलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इनकम और पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। एज पर द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन ए कंट्री इज सब्जेक्टेड टू, देखिए ये ज्योग्राफी से आपको, ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन निकल जाएगा आपका 11th की। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये आपकी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन जो इसको हम बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड है आपका। तो डेमोग्राफी 3 तरह की होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट ज़्यादा होता है और डेथ रेट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकंड स्टेज में बर्थ रेट सेम रहता है लेकिन डेथ रेट कम हो जाता है। थर्ड स्टेज में बर्थ रेट भी कम हो जाता है और डेथ रेट भी कम हो जाता है और पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल हो जाती है। अब देखते हैं थर्ड स्टेज में क्या होगा। ए फॉलिंग बर्थ रेट एंड लो एंड स्टेशनरी डेथ रेट, बिल्कुल ठीक, बी पार्ट इज द राइट आंसर, कि बर्थ रेट भी फॉल करता है और डेथ रेट भी कम हो जाता है, और इससे क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहेगी, लीडिंग टू ए रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन लिखा है लेकिन ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है बढ़ती है पर इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है, बट यहाँ पे बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू
Myrdal, the main reason behind the regional inequalities in underdeveloped countries has been, underdeveloped countries में inequalities का क्या रीज़न है? Strong backward effect and weak spread. C part is the right answer. Next question. The facility under which scheduled commercial banks can borrow additional amount of overnight money from the Reserve Bank by dipping into their statutory liquidity ratio SLR जिसको बोलते हैं portfolio up to a limit at a penal rate of interest. The above statement refers to marginal standing facility. इकोनॉमी से क्वेश्चन है ये. बिफोर अगस्त 2019 Jammu and Kashmir was constitutionally different from rest of the states of India. Consider the following statement with respect to Jammu and Kashmir. ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. द स्टेट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर. हमें बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो विच अमंग द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स वाज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, ये तो रॉन्ग है, फॉल्स. क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एप्लीकेबल करते थे जम्मू एंड कश्मीर में बिफोर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. तो थर्ड पार्ट तो गलत हो गया ना. थर्ड पार्ट गलत हो गया. तो फिर थर्ड पार्ट कौन से में है? फर्स्ट में भी है, सी में भी है, डी में भी है. ठीक है. तो अब एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें थर्ड पार्ट नहीं है. वो कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट. तो ये होता है रिडक्शन मेथड. इसको बोलते हैं रिडक्शन मेथड. आपको एक ही ऑप्शन दिखा कि फंडामेंटल राइट जो है वो वाज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स हो गया. तो अब जिसमें थर्ड पार्ट है वो वाला ऑप्शन रिड्यूस कर दो. ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. तो फिर कौन सा बचा? बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको एक ऑप्शन भी आता होगा तो आपका आंसर बन जाएगा. तो बाकी जो पॉइंट्स हैं ये आप देख लीजिएगा. ये सारे पॉइंट्स उससे पहले लागू होते थे. ठीक है. तो आप वीडियो को पास करके इन पॉइंट्स को पढ़ लें. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not correct about Jammu and Kashmir Official Language Bill 2020? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि आपको सिमिलर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है उसमें 5-5 पॉइंट्स हैं, यानी वो उस टॉपिक को पूरा कवर कर रहा है. तो आपको क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है इतना लेंथी आएंगे. आपको क्वेश्चन शार्ट भी आ सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में आगे पीछे क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जा सकता है. Which of the following is not correct about Jammu and Kashmir Official Language Bill 2020? ये बिल जो है 2020 सितंबर 2020 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया. दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन द पार्लियामेंट इन सितंबर 2020. ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है. हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट नहीं है. 3 लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये भी ठीक है. Earlier, Urdu and English were the only official languages. Gurjari and Pahari are added as the official language. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है. तो गोजरी जो है और पहाड़ी ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस एडिड नहीं की गई हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो हमें बताना क्या था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो और जम्मू कश्मीर करेक्ट नहीं है. तो यही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है. बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर. देखिए ये क्वेश्चन आपको इस तरह से समझना है. ये क्वेश्चन आपको जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के रिलेटेड से, क्योंकि ये एग्ज़ाम जम्मू एंड कश्मीर से हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से समझना है. क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यूनियन टेरिटरी 2 टाइप्स की होती हैं. एक विदाउट लेजिस्लेचर होती हैं और एक विद लेजिस्लेचर होती हैं. जैसे जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होगी, बट विद द लेजिस्लेचर होगी. तो ऐसे केस में जो यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स होंगे राज्यसभा में वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस. तो तब जो है ये वाला आएगा कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे इलेक्टोरल कॉलेज से. ठीक है. लेकिन अगर जो यूनियन टेरिटरी हो जो विदाउट लेजिस्लेचर हो उसमें मेंबर्स जो हैं होते ही नहीं है. उस
उस यूनियन टेरिटरी के जो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर होगी उसके मेंबर्स राज्यसभा में होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो फिर ये वाला ऑप्शन आना था, लेकिन ये क्वेश्चन क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन पर्सपेक्टिव टू द जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, तो फिर यहाँ पे असेंबली होगी तो वो असेंबली जो एमएलए होते हैं वो वोट डालते हैं और फिर जितनी वैकेंसी होती है राज्यसभा में वहाँ पे जाके मेंबर्स को भेजते हैं। राइट, तो ये क्वेश्चन इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिप्लेस करना और एक हाई कोर्ट के जज को रिप्लेस करना सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब ये प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ता है, वो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, हाई कोर्ट भी हाई कोर्ट जो जजेस होते हैं और जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, उसको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है, तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट टू एडवाइज द गवर्नर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी ट्रू है। देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ, ये आर्टिकल 75(3) और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर जब किसी लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म सपोज ख़त्म हो जाती है या टाइम पीरियड से पहले ख़त्म हो जाती है, ठीक है, बट तो सारे मेंबर्स को एक साथ, लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे मेंबर्स को एक साथ रेजिग्नेशन देना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक नई लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के करके नहीं आती है, जब तक नई सरकार नहीं बनती है, तब तक जो मेंबर्स होंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे, वो अपना ऑफिस का काम करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि जब तक नई सरकार नहीं बनती है, चाहे पिछली वाली सरकार की टर्म हो भी गई हो, पूरी हो गई हो, तब तक मिनिस्टर जो है वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक नए मिनिस्टर्स अपनी औथ को नहीं ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, तो इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है। आर्टिकल 356 जो इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है उसको इन्वोक किया जा सकता है ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। देखिए ये जो आर्टिकल 356 है इसको इन्वोक किया जा सकता है रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट फॉर नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगानी होगी तो फिर कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगानी होगी तो उसके लिए अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने में फेल हो रही है तो प्रेसिडेंट जो है गवर्नर जो है वो रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को कि भाई स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिए, तो प्रेसिडेंट जो है वो कंडीशन को देख करके स्टेट में इमरजेंसी लगा देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टेट के लिए रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती हैं, बट अगर पूरी इंडिया में इमरजेंसी लगानी हो तो रिटर्न रिकमेंडेशन कैबिनेट की चाहिए होती हैं, तो ये वाला फिर ट्रू नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा ट्रू हुआ, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये ट्रू मतलब इतना क्लियरली ट्रू नहीं है ये। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट, इफ़ स्टेट लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन द कंकरेंट लिस्ट कन्फ्लिक्ट। देखिए ये क्वेश्चन आप जब 7th 8th क्लास की पॉलिटी पढ़ते हो, जब आपको 7th शेड्यूल में लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कंकरेंट लिस्ट में लॉ स्टेट भी बना सकती है और यूनियन भी बना सकती है। लेकिन अगर स्टेट का लॉ कन्फ्लिक्ट में आता है यूनियन के, तो यूनियन का लॉ जो है वो प्रिवेल कर जाएगा और स्टेट का लॉ जो है वो नहीं प्रिवेल करेगा। तो फिर द स्टेट लॉ प्रिवेल्स ओवर द सेंट्रल लॉ इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासिस, ये तो बात फिर गलत हो गई, फॉल्स हो गया, क्योंकि यूनियन का लॉ प्रिवेल कर जाएगा ओवर द स्टेट लॉ। इन मोस्ट केसेस द मैटर इज मूव टू द सुप्रीम कोर्ट विच डिसाइड ऑन द वैलिडिटी ऑफ द, ये बिल्कुल ये भी बेस्ड यूजलेस स्टेटमेंट है, तो नन ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। Consider the following statement. The Prime Minister has to resign if he loses majority in the Lok Sabha. ठीक है, This is just a rule of the Parliament but not mentioned in the Constitution. देखिए ये Constitution में clearly mention नहीं है,
लेकिन अकॉर्डिंग टू द हम कह सकते हैं कि जो भाषा है उसमें क्लियरली तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरह के वहाँ पे हमें आर्टिकल, जिस तरह के प्रोविजंस हैं, तो वहाँ पे नॉट क्लियरली बट ये मेंशन है कि अगर मेजॉरिटी नहीं होगी तो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन हमें वहाँ पे आर्टिकल्स को पढ़ करके ये हम वहाँ से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इकट्ठे ही अपना टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही रिज़ाइन कर देते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेसिडेंट क्या काम कर सकता है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बिल्कुल गलत है। जो अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों इकट्ठे अपनी टर्म से पहले ही रिज़ाइन कर देते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। अगर चीफ जस्टिस भी नहीं एक्ट करेंगे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्ट करेंगे एज द प्रेसिडेंट, बट वो तब तक एक्ट करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल, इलेक्शन जो है वो उनको करानी होंगी। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की हो जाए पहले या प्रेसिडेंट की हो जाए, उनको इलेक्शन करानी होगी। तब तक के लिए जो है वो प्रेसिडेंट का कामकाज सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राज्यसभा। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टेट नीड नॉट बी एन इलेक्टर इन दैट स्टेट। उसको तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एज 6 years, इट इज़ डिसाइडेड बाय द रूल सभा। ये फॉल्स है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिक्स करता है टर्म ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा फॉर 6 years के लिए, ठीक है। तो हमें विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट बतानी है। द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन द राज्यसभा। बिल्कुल ठीक है। जो 10th शेड्यूल में क्वेश्चन किया गया है कि राज्यसभा जहाँ लोकसभा के अगर मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है तो वो कौन क्वालिफाई कर सकता है? लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का स्पीकर, ठीक है। राज्यसभा का राज्यसभा के मेंबर को, लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के मेंबर को। ये वाला ट्रू है। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेस्टिंग इलेक्शन, राज्यसभा का मेंबर जो है वो इलेक्टर होना चाहिए, यानी उसने इलेक्शन लड़ी होनी चाहिए उस स्टेट से। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं आपको अभी करंटली एग्जांपल दूं तो पंजाब के इलेक्शन अभी हुए हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो आम आदमी पार्टी का नेशनल प्रवक्ता है राघव चड्ढा दिल्ली का, तो उसने इलेक्शन जो है वो एमएलए की नहीं लड़ी थी पंजाब में, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर के लिए इलेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इसमें फिर थर्ड ओनली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी इज एम्पावर्ड टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द असेंबली इज डिसॉल्व्ड। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डिसॉल्व का मतलब होता है जब असेंबली वहाँ पे उसकी टेन्योर ख़त्म हो जाती है या असेंबली अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने में कामयाब नहीं होती है, तो असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी जाती है, ठीक है। तो उसको असेंबली डिसॉल्व हो जाए तभी वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, इशू कर सकता है गवर्नर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस, कोई लॉ अगर गवर्नर को लगता है कि ये ज़रूरी है तो पार्लियामेंट के बिना पास किए भी वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। लेकिन ऐसे केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है यूनियन टेरिटरी का, उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से। ये वाला ट्रू है, ठीक है। तो इसका आएगा सेकंड ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय ऑफिसर आर कवर्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। इसका मतलब क्या होता है? ये यूज़ की जाती है ये जो जुरिस्डिक्शन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का, ये क्या काम करती है? ये सेटल करती है डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स जो विद रिस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस कैसी होंगी पर्सन की जो अपॉइंटेड किए जाएंगे पब्लिक के लिए, ठीक है। ये उसका कामकाज देखती है, यानी कंप्लेंट्स और कंडीशन क्या है सर्विस देने की, जो सिविल सर्वेंट्स होंगे या पब्लिक सर्विस के लिए एम्प्लॉय किए जाएंगे जो भी ऑफिसर्स
उनकी सर्विस की कंडीशन देखेंगी। तो ये किसके किसके ऊपर अप्लाई होती हैं, ये ऑफिसर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, ये दोनों पे अप्लाई होती हैं। पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर पे अप्लाई नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी ये अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, तो फिर कौन कौन सा हुआ इसका सही ऑप्शन, 3rd and 4, सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट। अब ये चीफ लॉ ऑफिसर कौन होता है, एक सीनियर ऑफिसर होता है लॉ का गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के पास। तो इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, इनकी ड्यूटीज़ होती हैं give advice to the government of the state upon the legal matters which are referred to him by the governor. This is true. To perform such other duties of a legal character that are assigned to him by the governor. This is true. To mediate a dispute, false, dispute नहीं settle करेगा. To advise the governor to make rules, advice गवर्नर को भी नहीं करेगा, सॉरी ये फॉल्स है, गवर्नर इसको जो मैटर देगा वो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके रिलेटेड हैं। तो इतना ही टॉपिक है ये कि होते कौन है, ये चीफ लॉ ऑफिसर होगा, ठीक है, एक सीनियर ऑफिसर होगा लॉ का, तो ये इसके काम होंगे। तो अब इसका कौन सा सेलेक्ट द यूजिंग कोड, ये फर्स्ट एंड सेकंड वाला ऑप्शन ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली द रेटिफिकेशन, यानी कौन कौन से मैटर्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल होगी अगर हाफ स्टेट इंडिया की उस चीज़ को स्वीकार करेंगी। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये ट्रू है, हाफ से ज़्यादा स्टेट्स ही वोट उसके फेवर में करेंगी तो जीत पाएगा प्रेसिडेंट। अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट, लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। देखिए 7th शेड्यूल में आपको पता है स्टेट लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट आती है और कंकरेंट लिस्ट आती है, जिसमें एरियाज़ जो है वो डिवाइड किए जाते हैं कि ये एरिया स्टेट के हैं, ये यूनियन के। तो इसमें कोई भी चेंज अगर करनी होगी तो हाफ से ज़्यादा स्टेट्स की रेटिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी ट्रू है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, अगर रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स की क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी उनके मेंबर्स कितने बढ़ेंगे कितने कम होंगे लोकसभा में या राज्यसभा में, तो वो भी चेंज आधी से ज़्यादा स्टेट्स जो है वो माननी चाहिए। तो एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्यूट करना होगा या एबोलिशन करनी होगी, यानी उसको यानी डिसोल्यूशन होता है किसी असेंबली को एबोलिश कर देना। ठीक है, तो वो तो प्रेसिडेंट अगर देखेगा कि गवर्नर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि स्टेट में मेजॉरिटी प्रूव नहीं हो रही है, ठीक है, तो अगर मेजॉरिटी प्रूव किसी कोई असेंबली नहीं कर पा रही है तो वो अपने आप एबोलिशन हो जाएगी, उसमें हाफ से ज़्यादा स्टेट्स की रेटिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये फिर इसका बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। 1st, 3rd and 4 आर द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी वाज क्रिएटेड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज ट्रू। पुडुचेरी लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ सम MLAs नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। देखिए जो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर होती है उसमें जो MLAs होते हैं वो इलेक्टेड MLAs होते हैं, तो ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन समटाइम्स एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन इन द मैटर ऑफ लॉ मेकिंग इवन दो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज द टास्क ऑफ एडिंग एंड एडवाइजिंग हिम। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो लॉ के रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकता है जिसको हेल्प होगी किसकी, मिनिस्टर्स की। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो अब इसका राइट आंसर हो गया बी पार्ट इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्चुअली ये क्वेश्चन लेंथी है, इसमें 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ही कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको इनके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। In practice, the chief minister remain in office so long as he continues to be the leader of the majority in the state legislative assembly. ये ट्रू है, जब तक वो चीफ मिनिस्टर जब तक मेजॉरिटी प्रूफ उसकी मेजॉरिटी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में तब तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस होल्ड कर सकता है। द गवर्नर हैज़ फुल डिस्क्रिशनरी पावर इन समानिंग ए सेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर के पास फुल पावर्स होती हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाने की।
ठीक है, ये फुल पावर्स नहीं होती हैं। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर, एक्चुअल में कह रहा है कि जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो हमारा 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, तब से ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि 15% ही टोटल जो है मिनिस्टर्स होंगे किसी भी असेंबली के, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 91 अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है। ये 91 अमेंडमेंट एक्ट 2033, जिसमें आर्टिकल 75(1)(a) जो है वो ऐड किया। और इससे पहले 2033 से पहले जो सरकारें आती थी, एक्चुअल में कोलिशन की जब गवर्नमेंट बनती है तो फिर उनको खुश करने के लिए, अदर पार्टीज़ को खुश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्टर जो है वो बनाए जाते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये अमेंडमेंट हुई कि 15% से ज़्यादा कोई भी पार्टी जो है वो मिनिस्टर्स नहीं बनाएगी। यानी टोटल जितने इलेक्टेड मेंबर होंगे, जैसे लोकसभा के 545 टोटल मेंबर्स हैं, तो उसके 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में 2033 में ऐड किया गया। तो इसका सही आंसर जो है वो है 1 ओनली, बाकी ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। व्हाट इज़ द ट्रू रिगार्डिंग डीलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि डीलिमिटेशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूट किया है। इट इज़ हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ट्रू। टिल नाउ इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली 4 times। ट्रू। Its order has the force of law and can be called in question only before the Supreme Court। False। ये जो डीलिमिटेशन कमीशन की जो भी रिपोर्ट आती है, इसको ना तो सुप्रीम कोर्ट ना ही हाई कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है, और इसको पार्लियामेंट में, लोकसभा में या स्टेट असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जो ये रिपोर्ट सबमिट हो जाती है तो यही फाइनल रिपोर्ट होती है, तो ये फॉल्स है। द फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन 1950 to 1951 वाज कैरिड आउट द, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब कौन सी स्टेटमेंट सही हुई? फर्स्ट, सेकंड एंड 4। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी पार्ट इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायत इन J&K। A panchayat elected in place of a dissolved one does not enjoy the full period but remains in office for the remaining period after dissolution। जब कोई पंचायत जो है डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व का मतलब होता है कि वो वाली पंचायत कैंसिल हो गई, ठीक है। तो फिर जो मेंबर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे या इलेक्टेड किए जाएंगे, वो उस, जैसे सपोज करो वो 3 साल वो वाली पंचायत ने अपने पूरे कर लिए थे, 2 ही साल बचे थे, तो अब जो नई पंचायत बनेगी वो 2 ही साल एक्ट करेगी, उसके बाद कैंसिल हो जाएगी, फिर नई पंचायत जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन पंचायत सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST वुमेन बट नॉट बैकवर्ड क्लासेस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ए सरपंच इज डीम्ड टू हैव वैकेटेड ऑफिस, सरपंच को अपनी सीट से रिज़ाइन देना होगा अगर नो कॉन्फिडेंट बोर्ड उसके लिए 1/3 ऑफ द टोटल नंबर, 1/3 नहीं, 1/3 नहीं होंगे, उसको मेजॉरिटी प्रूफ, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पंच जो है वो बोर्ड उसके खिलाफ दे देते हैं, नो कॉन्फिडेंस बोर्ड देते हैं मेजॉरिटी, बट तो मेजॉरिटी आपको पता है हाफ से ज़्यादा होती है, तो उस केस में सरपंच को अपनी सीट वैकेट करनी होगी, तो हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए ये फॉल्स है। तो अब कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू हो गई? फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पर्सन शुड बी डोमिसाइल ऑफ J&K, ये वाली बात ठीक नहीं है, दिस इज फॉल्स। वो उसके बाद J&K का डोमिसाइल होना कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट लेस देन, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए MLA या MP बनने के लिए 25 ईयर से एज कम नहीं होनी चाहिए, ये तो सबको पता है, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है। पोजेसिस सच क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन बिहाफ अंडर द एनी मेड बाय पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ने जो भी मेंबर्स के लिए लॉ बनाया कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी उसको होनी चाहिए, तो ये भी ट्रू है। तो फर्स्ट वाली ट्रू नहीं है, ये क्वेश्चन आप
ध्यान से देख लेना, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो JNK का डोमिसाइल उसके पास हो, और इलेक्शन कमीशन है उसके, ये आगे भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू। तो अब आएगा ऑप्शन बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट डबल द टाइम्स सिंस द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रू। Lakshadweep has the highest literacy rate next to Kerala, true. Both one and true. Next question, most important. It is known as Scotland of East. Scotland of East किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है शिलांग को। शिलांग मैं आपको बता दूं तो कैपिटल है मेघालय की। शिलांग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। अब इसको क्यों बोला जाता है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट? फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ब्यूटी जो है, नेचर की ब्यूटी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो इसीलिए इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे ट्रैवलर्स रिसेंटली 1920 में ट्रैवलर्स का एक डेलीगेशन आया था, तो उन्होंने इसको जो है वो स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोला, तो ये फिर काफ़ी करंट में भी चला, इसलिए इस वाले रीजन को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोलते हैं। यहाँ पे ईगल, एलिफेंट, बीडन जो है इंपॉर्टेंट वाटरफॉल पाए जाते हैं। एज पर द 2011 सेंसस द रीजन हैज़ मेल लिटरेसी ऑफ 85% एंड फीमेल लिटरेसी ऑफ 92.34%। तो ये रीजन है शिलांग। शिलांग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। मैंगो शोवर, ये क्वेश्चन 4th क्लास के क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ, उसके बाद ये क्वेश्चन JKPSI 2018 में भी क्वेश्चन आया था, तो अब ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैंगो शोवर्स जो प्री मानसून रेनफॉल से एसोसिएटेड है, कौन सी स्टेट है? देखिए, मैंगो शोवर का मतलब है जब मानसून आती हैं तो सबसे पहले इंडिया के ये जो साउथ वेस्ट रीजन है यहाँ पे आती हैं सबसे पहले 1 जुलाई को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आम जो है वो राइप हो जाते हैं, आम जो है वो सबसे पहले इस रीजन में पक जाते हैं, तो इसको बोला जाता है मैंगो शोवर। अब मैंगो शोवर किसके रिलेटेड हो गए? फिर केरला एंड कर्नाटका। ए पार्ट इज द राइट आंसर। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? ये भी ज्योग्राफी से है। जेट स्ट्रीम्स आर ए करंट ऑफ फास्ट मूविंग एयर फाउंड इन द अपर ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल ठीक है। ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्ट टू वेस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर फॉल्स। कि यहाँ तक की स्टेटमेंट, यहाँ तक स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये ब्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और फिर ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तिब्बतन प्लेट्यू को टकरा करके ऊपर को चली जाती हैं और नीचे को आ जाती हैं, तो आगे से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देयर सर्कुलेशन पाथ इज वेवी एंड मींडरिंग विच इज कॉल्ड एज रोसबी बाय वेव्स, स्पीड इज द जेट स्ट्रीम डिक्रीजिंग रैपिडली आउटवर्ड। ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका जो आंसर बनता है वो ओनली सेकंड बनेगा, ठीक। मेहगोनी, रोजवुड, ये 7th की ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियरली मिल जाएगा आपको कि ये जो 3 ट्रीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। 7th क्लास की ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिल जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलेरू लेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज़ ए फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड बिटवीन द डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, ये ट्रू है। इट वॉज द फर्स्ट इंडियन साइट टू बी डिक्लेयर्ड एज वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन, फॉल्स। फर्स्ट जो साइट है रामसर कन्वेंशन के अंडर जो डिक्लेयर हुई वेटलैंड, वो है चिलिका लेक, ठीक है। 1981 में जो चिलिका लेक है, उड़ीसा में है ये चिलिका लेक, ये उड़ीसा में है। ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है। ब्रैकिश वाटर जो होता है वो सलाइन होता है, तो एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ये 1981 में सबसे पहले जो है वेटलैंड घोषित किया गया अंडर द रामसर कन्वेंशन। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, तो वो है सांबर लेक। ये सांबर लेक जो है ये राजस्थान में है। ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो
इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला फॉल्स हो गया, तो फिर ए पार्ट इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू नंबरिंग सिस्टम फॉर द नेशनल हाईवेज इन इंडिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, राइट। ये दोनों मेन डेफिनेशन जो है, ये दोनों डेफिनेशन यहाँ पे इसने लिख दी है। तो यही 2 पॉइंट हैं हाईवेज की नंबरिंग के याद करने के। दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इसको रिवाइज कर लेना। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से देखें, हमें कहा गया है सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इन दोनों में से इनकरेक्ट कौन सी है, लेकिन ये दोनों तो ठीक है, तो फिर नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। विच इंटरनेशनल एजेंसी हैज़ एक्टेड एज मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द इंडस वाटर ट्रेटी। देखिए ये जो इंडस वाटर ट्रेटी है 1960, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े एग्जाम में पूछी गई है। इसका मीडिएटर यानी किसने ये दोनों का डिस्प्यूट ख़त्म कराया था, वर्ल्ड बैंक ने। तो इसका आएगा ऑप्शन वर्ल्ड बैंक। तो अकॉर्डिंग टू 20% जो है वाटर हम इंडिया वाले यूज़ कर सकते हैं इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज रिवर का। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी रिवर जो है वो इंडस वाटर ट्रीटीज़ की यूरिडिक्शन में आती हैं, वो है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, इन रिवर का पानी जो है वो टोटल पानी जो होगा वो उसका 20% हम यूज़ कर सकते हैं, 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी। और ये ट्रीटी 1960 में अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू कराची में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करीवा। देखिए ये करीवा साइल का क्वेश्चन 4th क्लास में भी आया था, जेके एसएसबी का जो अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसमें भी आया था, तो यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। तो ये करीवा साइल की जो डेफिनेशंस हैं, ये तीनों डेफिनेशन जो हैं वो ट्रू हैं, और ऑलमोस्ट करीवा साइल के बारे में तीनों पॉइंट ही काफ़ी हैं। ठीक है, तो ऑल द अबव आर करेक्ट। आप वीडियो को पास करके पढ़ सकते हैं, ये ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है करीवा साइल की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस रिवर एंड पॉइंट आउट विच इज़ नॉट करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था। अब क्वेश्चन जो इसकी लेंथ का बनता है, तो कुछ बुक्स जो हैं टोटल लेंथ लिखती हैं 29 किलोमीटर, ठीक है, कुछ बुक्स लिखती हैं 3100 किलोमीटर, तो साथ में लिख देती हैं कि उसका तीसरा हिस्सा जो रिवर का है लेंथ का वो इंडिया में है। तो एक्चुअल में पूरी कंफर्मेशन करेक्ट लेंथ नहीं किसी भी बुक में मिलती है, तो इसीलिए फिर ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग माना गया है। ठीक है, तो इसीलिए बट ये 2 पॉइंट जो हैं ये ठीक हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। द एरिन, माधुमती, रामशी, फिरोजपुर आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ ये झेलम रिवर। अगर आप रिवर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पढ़ते हो इन डिटेल, तो फिर आपको हर रिवर्स की जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज होती हैं, राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज होती हैं, तो अगर आपने इन डिटेल रिवर्स की ट्राइब्यूटरीज को पढ़ा होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा ये झेलम रिवर की ट्राइब्यूटरीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द शाइनिंग क्रेस्ट ऑफ द अर्थ। बार बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, कौन सी रेंज को शाइनिंग क्रेस्ट ऑफ द अर्थ बोला जाता है? काराकोरम रेंज को शाइनिंग क्रेस्ट ऑफ द अर्थ बोला जाता है। वैली ऑफ कश्मीर जो है उसमें कौन कौन सी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं? वैली फ्लोर है, ठीक है, कैरिबा भी है, साइड वैलीज भी हैं। कंडी एरिया वैली ऑफ कश्मीर में नहीं आता, ये जम्मू रीजन में आता है। खड्ड से जो हैं और ग्लेशियर लद्दाख में आएंगे, और खड्ड से जो है वो जम्मू डिवीजन में आएंगी, तो ये भी नहीं आएगा। ये दुन्स जो है, दुन्स तो उत्तराखंड वाले एरिया में पड़ जाती है। दुन्स एक्चुअली होता है कि लंबी लंबी प्लेन एरियाज बिटवीन 2 माउंटेन्स, उसको दुन्स बोलते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। एक खर जो है, खर भी खाड़ी होती हैं, तो ये भी नहीं आएगा। ये जो पमीर नाट होते हैं, ये 2 माउंटेनें जब 2-3 माउंटेनें एक पॉइंट में मिलती हैं आके, उसको पमीर नाट बोलते हैं, तो ये भी यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। द अंडरवाहा एंड बाजबात आर अलुवल प्लेन्स ऑफ चिनाब, तवी एंड रावी रिवर्स, दिस इज ट्रू। देखिए
ये अगर आप जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी पढ़ते हो तो ये आउटर प्लेन्स जो हैं, जो आउटर प्लेन्स आते हैं, आउटर प्लेन्स, ठीक है, जो आउटर प्लेन्स हैं इनको बोलते हैं हम, आउटर प्लेन्स को बोलते हैं अंडरवाह एंड बाजवाद, ठीक है। ये पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये पार्ट है, पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो अब जब आप पार्ट्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि ग्रेट प्लेन्स जो है वो जम्मू रीजन में ही आकर के आते हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन सा पॉइंट ट्रू है? पहला पॉइंट ट्रू है, धौलाधर एंड पीर पंचाल आर पार्ट ऑफ दिस रेंज, बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि धौलाधर और पीर पंचाल जो है वो प्लेन एरिया में थोड़े आते हैं, वो तो पीछे नॉर्दर्न रीजन में आते हैं। दे आर ड्रेन्ड बाय बसंतर, उज्जैन, मनावरी, तवी रिवर्स, ये ट्रू है। दे आर फाउंड ऑन द साउदर्न साइड, ये भी ट्रू है। तो फिर कौन कौन सा ट्रू हुआ? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द ट्रू, सी पार्ट। विच क्लाइमेट रीजन आर कलेक्टिवली मैच्ड, ये क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से क्वेश्चन है। तो लद्दाख का पहला ट्रू है, इसका मतलब होता है विंटर ड्राई, विंटर ड्राई एंड वेरी सवेयर, ठीक है। लद्दाख में सूखी ठंड पड़ेगी, बारिश आपको पता है लद्दाख में नहीं होती है, और बहुत ही ज़्यादा समर में ठंड, विंटर में बहुत ज़्यादा सवेयर ठंड जो है वो पड़ेगी। हिली पार्ट्स ऑफ J&K, इसका मतलब होता है नो ड्राई सीजन, सवेयर विंटर। नो, ये कोपियंस मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। ये एक 2-3 पेज का टॉपिक है, अगर आपको समझना होगा इन डिटेल। तो जम्मू प्लेन्स CA, इसका मतलब है नो ड्राई सीजन, वार्म समर होंगी, समर गर्मियाँ होंगी, ठीक है, समर में बहुत गर्मी होगी। कश्मीर में जो है वो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ठीक है, सवेयर विंटर होती है और ड्राई सीजन नहीं होता है। कश्मीर वैली, इसमें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो राइट मैच है, और ये AW वाला राइट मैच नहीं है, ठीक है। तो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ये कोपियंस मेथड जो है क्लासिफिकेशन करने का, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो बाकी के क्वेश्चन हैं ये आपके सिलेबस के रिलेटेड नहीं है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के रिलेटेड होंगे हम वही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं ये आपको देखना है। तो इसके जो पहला वाला है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके हेडक्वार्टर्स हैं थिरुवनंतपुरम, केरला की कैपिटल, ठीक है, थर्ड पार्ट के साथ। तो जब आप थर्ड पार्ट देते हो ए को थर्ड पार्ट, तो ए ऑप्शन जो है ए ही ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, तो ए ही ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है। अब बात, मैंने तो रिडक्शन मेथड से एक ही पॉइंट को दे करके आंसर ठीक कर दिया, लेकिन आपको इन सारे हेडक्वार्टर्स इनके पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको और तरीके से भी पूछा जा सकता है, या इसके कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको वीडियो पास करके टॉपिक को पढ़ लेना कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे हैं। शुगर केन इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में ही है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा शुगर जो गन्ना जो होता है वो लखनऊ में होता है, तो फिर इसके रिसर्च के शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके रिलेटेड हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन लास्ट में है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेटेड श्रीनगर एज ए पार्ट ऑफ इट्स क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने डेजिग्नेट नहीं किया, ये डेजिग्नेट किया था यूनेस्को ने, UNESCO। यूनेस्को का फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने 11 नवंबर 2021 को श्रीनगर जो है वो डेजिग्नेट किया एज ए सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, और इसको इंक्लूड कर लिया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 नवंबर 2021 को इसको डेजिग्नेट यूनेस्को ने किया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने डेजिग्नेट नहीं किया, ठीक है। तो इसकी ये फिर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई।
खालाजी पीसेंट वाज डिक्लेयर्ड द स्टेट बर्ड ऑफ J&K, ट्रू। यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K जॉइंट हैंड्स विद, ट्रू। तो फिर सेकेंड एंड थर्ड ट्रू है, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। ये करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा। विच हर्ब इज बीइंग कल्टिवेटेड इन जम्मू एज पार्ट ऑफ द अरोमा मिशन, तो अरोमा मिशन ए पार्ट इज द राइट आंसर, लेवेंडर। ठीक है, तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के काम आएंगे JKPSI एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं आपके साथ एक ऐसी ही नई सीरीज़ में जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए JKPSI एग्ज़ाम के लिए। जल्दी ही वो वाली वीडियो भी अपलोड होगी, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।